हाय एवरीबॉडी, मैं साकिब। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, यह है क्लास 8 का चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन और प्रोपोर्शन। किसी किसी बुक में ये चैप्टर का नाम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के फॉर्म में है और किसी किसी बुक में है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन के नाम से आता है। तो आज जो हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक बेसिक ऑफ वेरिएशन। मतलब जो जो वेरिएशन के रिगार्डिंग में जो भी टॉपिक हमें पढ़ने में जिस जिस भी बेसिक का हमें जरूरत पड़ेगा, जैसे रेशियो के बारे में, इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक ऑफ वेरिएशन में। आफ्टर दैट वेरिएशन क्या होता है, मतलब इसके रिगार्डिंग जो वेरिएशन अगर हम वर्ड बोल रहे हैं तो इसके पीछे क्या कंसेप्ट क्या है ये हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट वेरिएशन एंड प्रोपोर्शन के बीच में पढ़ेंगे। मतलब हमारा जो डायरेक्ट वेरिएशन टॉपिक है उसका और प्रोपोर्शन के बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर दैट डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ वेरिएशन से। बेसिक ऑफ वेरिएशन अगर हम लोग देखें बच्चों तो क्या होता है बच्चों हम लोग का बेसिक ऑफ वेरिएशन में। तो देखिए वेरिएशन को एक्चुअली हम लोग बोलते क्या है, ये एक तरह का प्रोपोर्शन है। वेरिएशन का दूसरा मीनिंग क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये एक प्रोपोर्शन को ही हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब देखिए प्रोपोर्शन के लिए पहले हमें पता होना चाहिए क्या रेशियो। रेशियो क्या होता है, तो रेशियो क्या होता है बच्चों, पहला चीज हम लोग देखते हैं रेशियो। तो रेशियो क्या होता है बच्चों हमारा, तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी दो क्वांटिटी है, कोई भी दो क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, दैट इज डिवाइडिंग बाय वन क्वांटिटी बाय अनदर वन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। सपोज कीजिए ए डिवाइडेड बाय बी, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, और इसी को रेशियो के फॉर्म में अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए इज टू बी। ये हो गया हमारा रेशियो का फॉर्म, ये हो गया डिवीजन का फॉर्म। ठीक है, मतलब कोई दो क्वांटिटी है, एनी टू क्वांटिटीज आर कंपेयर बाय डिवीजन। तो यहाँ रेशियो कब होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं। अब फिर से बच्चों एक बार समझ में रखिए, रेशियो कैसे क्या होता है कि कोई दो क्वांटिटी हो उसको कंपेयर करते हैं बाय डिवाइडिंग। ठीक है, जब हम डिवाइड करके, मतलब डिवाइड करके उसको कंपैरिजन करते हैं, मतलब कंपेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग डिवीजन, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक रेशियो बोलते हैं। सपोज कीजिए आपने लिया क्या, एक क्लास है, क्लास 1 है, उसमें टोटल पास्ड स्टूडेंट 100 है, और क्लास 2 है, उसमें टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं बच्चों, 200 है। तो हम लोग बोलेंगे कि रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट, अगर रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट इन क्लास 1 with respect to क्लास 2, तो हम लोग को क्या कर कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट बोला जा रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, कंपेयर करने बोल रहा है। क्या करने बोल रहा है बच्चों हमें, कि कंपेयर कीजिए, किसको कंपेयर करना है, क्लास 1 के स्टूडेंट को किसके साथ, तो क्लास 2 के स्टूडेंट के साथ, और वो वैसे बच्चे जो कि पास हुए हैं। तो हमें पता है क्लास 1 में कितने बच्चे पास हुए हैं, 100, और क्लास 2 में 200, 100 अपॉन में 200। अब देखिए हमने अपॉन में ही 200 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू क्लास 2। तो क्लास 2 जो हमारा है वो क्या है बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 2 में कितने हैं, 200 बच्चे हैं हमारे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा क्या होता है, रेशियो हमेशा क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रेशियो हमेशा जो भी रहता है वो क्या होता है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म। बोलने का मतलब क्या हो गया, लोएस्ट वैल्यू में रहता है। तो दोनों जीरो हमारा कैंसल आउट, 1/2 हुआ। तो रेशियो क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1:2 रेशियो है।
ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा रेशियो की बात। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ने लगेंगे ना, तो वहां पे जब कंपेरिजन करेंगे तो वहां पे भी हमें क्या होगा, रेशियो निकालना होगा। इसलिए ये हम लोग अभी पढ़े। आफ्टर डेट हम लोग को देखना है क्या, इक्विवेलेंट रेशियो। हम लोग ने क्या पढ़ा अभी, रेशियो पढ़ा। रेशियो क्या था बच्चों, कि कंपैरिजन कर रहे थे किसकी, तो दो क्वांटिटी की कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे, तो बाय डिवाइडिंग वन बाय अनदर वन इन द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेशियो बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट। हमारा टॉपिक क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो। क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि कोई रेशियो ऐसे हम लोग ले लेते हैं बच्चों। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही बच्चों। अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। ये भी क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब लोएस्ट फॉर्म अगर देखें हम, तो क्या हो रहा है बच्चों, ये 1/2 1/2 1/2। तो ये तीनों कहने का मतलब क्या है, 1/2 4/8 एंड 6/12। हमारा क्या है बच्चों, ये तीनों हमारा क्या है, एक तरह से इक्विवेलेंट रेशियो है। क्या है बच्चों हमारा ये इक्विवेलेंट रेशियो हो गया। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप। क्योंकि देखिए ये हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका यूज होगा जब हम लोग रेशियो डायरेक्ट वेरिएशन का जब हम लोग टेबल बनाएंगे ना, तो वहां पे हमें क्या है ना, इक्विवेलेंट फॉर्म में ही रेशियो रहता है। जो इक्विवेलेंट रेशियो रहता है ना, वही रहता है वहां पे। वो हम लोग चेक करेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, क्या होता है प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन में आते हैं। प्रोपोर्शन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है, जब हम लोग कंपेयर करते हैं, पहले क्या हो रहा था, दो वैल्यू को, दो क्वांटिटीज को कंपैरिजन होता था। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शन में क्या होता है कि आपका दो रेशियो का कंपैरिजन होता है। फिर से बच्चों एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब भी हम लोग बात करेंगे प्रोपोर्शन की, तो कंपैरिजन दो रेशियो का होता है। ठीक है, और रेशियो में क्या होता है, कंपैरिजन दो क्वांटिटी का होता है। प्रोपोर्शन में क्या होता है, कंपैरिजन आपका दो रेशियो का होता है। इसको हम लोग है ना ऐसे ये वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल यही है हमारा, यूज होता है आपका रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है बच्चों, सिंबल ये हमारा क्या हो गया, ये सिंबल हो गया रिप्रेजेंट करने के लिए किसको, तो प्रोपोर्शन को। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्या फोकस पॉइंट हमारा क्या है बच्चों, कि प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हेन वी कंपेयर, क्या करते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू रेशियोज। तो हम लोग किसको कंपेयर करते हैं बच्चों, तो दो रेशियो को। व्हेन वी कंपेयर टू रेशियोज, तो वहां पे क्या होता है, कौन सा कंसेप्ट आता है बच्चों, ये प्रोपोर्शन का आता है। और वैसा रेशियो जो कि इक्वल हो, व्हेन वी कंपेयर टू रेशियोज एंड दे आर इक्वल, देन दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन। दे आर क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड इन प्रोपोर्शन, देन दे आर कॉल्ड इन प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से प्रोपोर्शन क्या होता है हम लोग समझते हैं। कि देखिए जब कंपेयर करते हैं किसको, तो दो रेशियो को, और वो क्या हो, इक्वल हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दे आर इन प्रोपोर्शन। अब जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, A is to B एंड C is to D। क्या है, दो रेशियो है ना, टू रेशियोज है बच्चों, दो रेशियो है। अब ये हम लोग बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। व्हेन वी सेड दैट A is to B and C is to D are in proportion, देन क्या हो जाएगा, हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे,
दे आर इन प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब एज टू बी हमारा इस तरह से प्रोपोर्शन हो गया, तो हम लोग इसको अब ये लिख सकते हैं a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, a इंटू डी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, a इंटू डी और b इंटू सी, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या ध्यान देना है बच्चों, वेयर प्रोपोर्शन का जब बात हम लोग करते हैं ना, तो a एंड b को हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं बच्चों, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे रहता है ना, तो हम लोग इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और b एंड c को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मीन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, फिर से बच्चों एक बात ध्यान रखो, जब हमारा दो रेशियो प्रोपोर्शन में क्या बोला जाता है कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं किसकी, तो दो रेशियो की कंपैरिजन करते हैं, और जब ये कह दिया जाता है कि ये रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो दोनों रेशियो आपस में इक्विवेलेंट है। ठीक है, वो आपस में क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट है, और हम लोग उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आते हैं बच्चों हम लोग कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन में, मतलब वेरिएशन का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन, अब देखिए वेरिएशन क्या हो रहा है, किसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। मान लीजिए कि आप एक बच्चे के साथ दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है, किसी शॉप पे गए आप, और वहां पे बच्चे ने बोला कि मुझे चॉकलेट खाना है। ठीक है, तो आपने उसे बोला ठीक है मैं खा लो। अब वो चॉकलेट बोलेगा कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए, दो चाहिए, या चार चाहिए, या पांच, मतलब एनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स वो डिमांड कर सकता है। तो आपको आप सोचोगे, कैलकुलेट करोगे कि वो नंबर ऑफ जो चॉकलेट खा रहा है, ठीक है, उसकी क्या कॉस्ट होगी, कैसे हो रही है, क्या चीज है, तो ये चीज का अभी हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ चॉकलेट्स देखते हैं, फिर उसका क्वांटिटी, उसका क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, क्या होगा, अब देखिए अगर आपने, बच्चे ने बोला मुझे एक चॉकलेट लेना है, और एक चॉकलेट का कॉस्ट क्या है, 5 रुपीज है। ठीक है, फिर उसने, उसे लालच आ गया, ठीक है, वो सोचा कि ये और ले लेता हूं, तो उसने बोला मुझे दो चॉकलेट चाहिए, तो आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, 10 रुपीज। ठीक है, फिर वो थोड़ा ज्यादा और लालची हो गया, उसने डायरेक्ट बोला मुझे पांच चाहिए। दुकानदार ने बोला और ले लो, तो उसने बोला ठीक है मुझे 5 चॉकलेट्स आप दे दो। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गया, 5 5 जा 25। यानी कि एक स्टोरी में पीछे क्या है कि हम लोग देख रहे हैं क्या बच्चों, कि जब हम लोग नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ा रहे हैं, मतलब जब 1 था तो हमें 5 रुपीज पे करना पड़ रहा था, जब दो चॉकलेट थे तो हमें 10 रुपए पे करना पड़ रहा था, जब 5 चॉकलेट्स हो गए तो हमें कितना, 25 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स, जब हमारा नंबर ऑफ चॉकलेट्स और कॉस्ट में रिलेशन देख रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये जो एरो मैंने ऊपर दिखाया मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो कॉस्ट भी क्या कर रहा है बच्चों, हमें पे जो करना पड़ रहा है वो ज्यादा हो रहा है। अगर ये डिक्रीज कर रहा है, सपोज कीजिए आपने बोला नहीं मैं 5 चॉकलेट्स नहीं दूंगा तुम्हें, मैं बस तुम्हें 3 चॉकलेट दे सकता हूं, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा 3 चॉकलेट के लिए, 15 रुपीज। ठीक है, तो ये देखिए क्या कॉस्ट भी तो डिक्रीज हुआ ना, एक टाइम था 5 के लिए 25, और आपने नंबर ऑफ चॉकलेट्स कम किए तो क्या हो गया, कॉस्ट भी आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या, कि वैल्यू
जो हमारा क्या है वो वेरी करता है। जब हमारा क्वांटिटी इंक्रीज करे तो उसकी वेरिएबल भी इंक्रीज करे, क्वांटिटी डिक्रीज करे तो उसकी वेरिएबल भी हमारा क्या करे, डिक्रीज करे। तो ऐसा कंसेप्ट में क्या आ जाता है हमारा बच्चों, यहाँ पे आ रहा है क्या कि ये चीज वेरी कर रहा है। तो सो द चेंजेस इन वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएशन। तो हम लोग वेरिएशन अगर बोलेंगे ना, क्या होता है कि जो वैल्यू हमारा वेरिएबल में जो चेंजेस आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज कीजिए कि आप बैठे हुए हो और आपको टीचर ने बोला कि आप एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करने, आपके पास में एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड करने बोला बच्चों आपको। स्क्वायर है हमारा लेंथ साइड, लेंथ किसका, तो साइड लेंथ, और एरिया क्या हो जाता है हमारा बच्चों, साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, जब हमारा 2 सेंटीमीटर है लेंथ तो एरिया क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 सेंटीमीटर है साइड लेंथ, एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर है हमारा साइड लेंथ, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो रहा है ना बच्चों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जब हमारा साइड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, देखिए साइड लेंथ 2, 3, 10, तो हमारा एरिया भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। पहले 4 सेंटीमीटर था, फिर हमारा 9 सेंटीमीटर हुआ, फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं बच्चों कि जैसे जैसे हमारे वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे ही हमारी एरिया भी इंक्रीज कर रही है। वैल्यू चेंज करने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे साइड लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो हमारा एरिया भी इंक्रीज कर रहा है। अभी तक हमने दोनों एग्जाम्पल में देखे क्या बच्चों कि दोनों एग्जाम्पल में हमारा वैल्यू चेंज कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी इंक्रीज कर रहा है। आइए हम लोग एक ऐसा देखते हैं जिसमें वैल्यू इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, हमारा जो रिजल्ट है वो कंटिन्यूसली एक पार्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू में डिक्रीज कर रहा है। मान लीजिए कि आप एक बाइक ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आप एक बाइक ड्राइव कर रहे हो और वो उसकी स्पीड आपने इंक्रीज करना स्टार्ट किया। आपको घर से अपने स्कूल जाना है, आप सपोज कीजिए कि आपके स्कूल की डिस्टेंस आपके घर से 10 किलोमीटर है। ठीक है, आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 10 किलोमीटर है, और आपको जाना है, तो आप क्या करोगे, हमेशा तो ये घर का डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स रहने वाला है, आपके घर और स्कूल दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो हमें ये डिस्टेंस तो फिक्स है, तो आप जब स्पीड बढ़ाओगे 40 किलोमीटर की स्पीड से आप जा रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, इसको कैलकुलेशन के लिए हम लोग ले लेते हैं 120 किलोमीटर आपके स्कूल है। ठीक है, अब दिखेगा आपको, देखिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो आपको कितना टाइम लगने वाला है, टाइम हम लोगों ने आवर में ले लिया है बच्चों, तो 3 आवर लगेगा। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो आपको कितना टाइम लगने वाला है बच्चों, 2 आवर लगने वाला है। और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप चलाने लगे तो कितना टाइम लगने वाला है बच्चों, 1 आवर लगने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ने यहां पे क्या देखा कि जैसे जैसे हमारी स्पीड इंक्रीज कर रही है टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, टाइम डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से भी हम लोग क्या देख रहे हैं, एक कैसा वेरिएशन है, देखिए पहले हम लोग देख रहे थे वेरिएशन में इंक्रीज के साथ इंक्रीज हो रहा था, और यहां पे क्या हो रहा है, स्पीड हमारा इंक्रीज कर रहा है तो टाइम हमारा क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। तो इससे हमें क्या हो रहा है, देखिए ये भी एक तरह का वेरिएशन है, क्योंकि देखिए ये भी वेरी कर रहा है तो ये भी टर्म हमारा वेरी कर रहा है, स्पीड के साथ टाइम हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये
अभी जो हम लोगों ने पहले दो केसेस पढ़े थे ना, वो एक तरह का डायरेक्ट वेरिएशन के केसेस थे, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो एग्जांपल देख रहे हैं, ये कैसे है, इनवर्स वेरिएशन का है। क्यों इनवर्स वेरिएशन है? कि एक वैल्यू हमारा जब इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए जब हमारा कोई एक पार्टिकुलर टर्म हमारा इंक्रीज होता है और उसके रिजल्ट में, उसके कॉन्सिक्वेंस में अगर दूसरा टर्म हमारा डिक्रीज करता है, तो हम लोग ये केस किस में आ जाता है, इनवर्स वेरिएशन के केसेस में आते हैं। मान लीजिए किसी एक काम को, मतलब कोई एक वर्क है, उसको है ना 10 पीपल 5 डेज में खत्म कर लेते हैं। अगर हम लोग 20 पीपल स्टार्ट कर दें तो ऑब्वियस सी बात है 2.5 डेज, मतलब 2.5 डेज में कंप्लीट कर देंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल हो गया। तो दो एग्जाम्पल ये हम लोगों ने पहले देखा इंक्रीज करने वाला, और दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा क्या, डिक्रीज करने वाला। तो दोनों क्या है, ये एक तरह से वेरिएशन है, एक डायरेक्ट वेरिएशन है और दूसरा क्या था बच्चों, हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन था। अब हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन अब पढ़ते हैं बच्चों। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है बच्चों, कि इफ द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनी क्वांटिटी leads to the increase or decrease in the other quantity, then the changes, then the variation are called direct variation। मतलब कहा जा रहा है इंक्रीज और डिक्रीज, बोला जा रहा है क्या बच्चों, हमारा इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वन क्वांटिटी क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज और डिक्रीज इन अनदर क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर हम लोग एरो ऐसे कर रहे हैं तो बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, यहाँ पे इंक्रीज। ठीक है, ये क्या बच्चों दिखा रहा है, इंक्रीज को, और इस तरह से दिखा रहे हैं तो ये डिक्रीज को। तो हम लोग, अगर हमारा क्वांटिटी 1, ये हमारा क्वांटिटी 2, ठीक है बच्चों, केस 1, अगर इस तरह से दिखा रहे हैं, अगर हमारे क्वांटिटी 1 में चेंजेस कैसा है बच्चों, इंक्रीज का है, और क्वांटिटी 2 में भी चेंजेस कैसा हो जाए, इंक्रीज का आ जाए, तो ये क्या है बच्चों, हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। मतलब अगर एक चीज में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए बच्चों, इंक्रीज ही होना चाहिए। अगर एक की क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे की भी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये केस क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का है। अगर केस 2 में आप जैसे देख रहे हैं कि एक की क्वांटिटी को हम लोग डाउन किए, तो दूसरे की भी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए बच्चों, डाउन होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। तो अगर एक क्वांटिटी हमारा डिक्रीज हो रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू डिक्रीज होने के कारण, क्वांटिटी 1 के डिक्रीज होने के कारण अगर हमारा क्वांटिटी 2 भी डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग ये क्या कहेंगे, ये कैसा केस है, ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि हम लोग किसे डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। आइए हम लोग टेबल का फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, टेबल 1 ले लेते हैं बच्चों। नंबर ऑफ पेन, ठीक है,
cost in rupees, then ratio of number of pen and cost. नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं लोएस्ट रेशियो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये नंबर ऑफ पेन है। ठीक है, नंबर ऑफ पेन हम लोगों ने ले लिया बच्चों, तो नंबर ऑफ पेन अगर हमारा 1 है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है बच्चों हमारा 10 रुपीज है। ठीक है, तो 2 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चों 20, 3 पेन का बच्चों 30, ठीक है, 5 पेन का कितना हो जाएगा बच्चों 50, 11 पेन का 110। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, हम लोगों ने कर लिया। अब रेशियो बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ पेन का किसके ऊपर कॉस्ट पे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ पेन क्या है 1 है और अपॉन में कौन है हमारा कॉस्ट, 2 अपॉन 20, 3 अपॉन 30, 5 अपॉन 50, 11 अपॉन 110। अब इन सभी का मतलब किसका बोला जा रहा है बच्चों, इसका अगर हम लोग लोएस्ट रेशियो देख रहे हैं 1/10 तो इटसेल्फ लोएस्ट फॉर्म में है ना। 2/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको। 2/20 है बच्चों, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो ये क्या हो जाएगा 1/10। 3/30 है बच्चों, 3 1 जा 3, 3 10 जा 1/10 बच्चों। 5/50 है बच्चों, 5 1 जा 5, 5 10 जा, ये क्या हो जाएगा 1/10 बच्चों। देन 11/110, 11 1 जा 11 10 जा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जब सॉल्व कर रहे हैं सारे रेशियो क्या है, एक तरह से इक्विवेलेंट रेशियो है। ये सारे क्या हैं इक्विवेलेंट रेशियो हैं, 1/10, 2/20, 3/30, 5/50, 11/110। ये सब क्या है बच्चों हमारा सारे क्या है इक्विवेलेंट रेशियो हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्विवेलेंट रेशियो है। क्यों इक्विवेलेंट रेशियो है, तो देखो आप सबका जो लोएस्ट फॉर्म आ रहा है तो क्या है, सबका लोएस्ट फॉर्म किसके इक्वल है बच्चों हमारा 1/10 के बराबर है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया बच्चों इक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि यहां पे अगर हम लोग नंबर ऑफ पेन इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो बच्चों सबका कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है, ये किस तरह का वेरिएशन हुआ बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। क्यों हुआ ये डायरेक्ट वेरिएशन बच्चों, क्योंकि जब हम लोग नंबर क्वांटिटी जो है हमारी पेन की उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो जो उसका अमाउंट है हमारा जो कॉस्टिंग पड़ रहा है वो भी क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए किस तरह का केस हुआ ये वेरिएशन बच्चों, ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो गया। तो यहां से हम लोग ने क्या देखा कि बच्चों ये क्या था केस अभी हमारे टेबल में कि जो क्वांटिटी ए है वो डायरेक्ट वेरिएशन में किसके साथ था बी, मतलब यहां पे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ पेन किसके साथ था डायरेक्ट में था बच्चों कॉस्ट के साथ, कॉस्ट ऑफ पेन के साथ। हमारा नंबर ऑफ पेन इंक्रीज कर रहा था तो क्या हो जा रहा था कॉस्ट भी इंक्रीज कर रहा था। तो हम इसी को है ना रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए से और इसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों बी से, क्योंकि हमें जनरल टर्म, ये तो एक केस था ना कि नंबर ऑफ पेन और कॉस्टिंग के बाद तो हम लोग कोई भी चीज टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको जनरल में रिप्रेजेंट जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को हम लोग ए और बी से करते हैं।
जनरली हम A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B ऐसा लिख रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्या ये इसको क्या बोलते हैं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है बच्चों, और हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक स्टेप मैंने ये कर दिया, स्किप कर दिया। A इजकल टू K इंटू B, ठीक है, और A अपॉन B इजकल टू K। K यहाँ पे क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। K है क्या है बच्चों यहाँ पे, वेयर K क्या है हमारा, कांस्टेंट है। और कैसा कांस्टेंट है बच्चों, तो पॉजिटिव कांस्टेंट है। फिर से ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे क्या है, K कैसा है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब हमारे कोई दिमाग में आ रहा है, सर कांस्टेंट तो कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकता है ना सर, तो आप पॉजिटिव कांस्टेंट ही क्यों कह रहे हैं। अब मैं पॉजिटिव कांस्टेंट इसलिए कह रहा हूं बच्चों कि आप देखिए कोई भी नंबर हमारा वेरी करता है, कुछ भी इंक्रीज करता है, जब हम लोग जैसे बोल देंगे कि इंक्रीज कर रहा है तो वो तो वैल्यू ना ही कभी जीरो होगा ना ही निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, या डिक्रीज कर रहा है तो एक पार्टिकुलर 2 1 ऐसे कुछ एक वैल्यू या 0 पॉइंट समथिंग में डिक्रीज करेगा। जीरो में तो डिक्रीज नहीं कर सकता है ना। अगर 2 है और नेक्स्ट में आउटपुट में भी 2 ही रह गया तो क्या डिक्रीज क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ, जीरो डिक्रीज तो नहीं ना कर सकते हैं बच्चों। इसलिए जब भी डिक्रीज हो या हमारा इंक्रीज हो तो वो क्या होगा, एक हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, कांस्टेंट के जो है वो क्या होना चाहिए बच्चों, एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से a अपॉन बी इजकल टू के लिखेंगे। इन जनरल इसी को हम लोग बच्चों लिखेंगे a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन में b3 डॉट 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 इक्वल टू के। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ए और बी का जो वेरिएशन है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, मतलब एक पार्टिकुलर फिक्स वेरिएशन से इंक्रीज कर रहे हैं। ए और बी एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है बच्चों, एक फिक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के। ये कैसा कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के वैल्यू से वो लोग फिक्स वेरिएबल से हमारा फिक्स कांस्टेंट से वेरी कर रहा है। तो अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों, यहां से यही चीज हमारा मेन था स्टार्ट होने के लिए, ये बेसिक है हमारा। अब यहां से ही हम लोग वेरिएशन पे आएंगे। अब हमारा मेन फोकस है बच्चों स्कूल, जो अब हमारा सिलेबस का है उस पे आते हैं, जो हमारे स्कूल में है। ठीक है, ये सब तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ये सब क्या था बच्चों, बेसिक था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन का। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक जो हमारा है स्कूल का, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, टू क्वांटिटीज A and B are said to be in direct variation two quantities A and B are said to be in direct variation curve when या if A and B increase or decrease together in such a way that A upon B remains कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग कि दो क्वांटिटी है A एंड B आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन
कब कहा जाएगा कि ए और बी डायरेक्ट वेरिएशन में है? जब ए एंड बी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ इंक्रीज करेगा या दोनों एक साथ डिक्रीज करेगा। और ये नहीं कि खाली इंक्रीज कर जाए, कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर जा रहा है, वो हम लोग नहीं कह सकते कि डायरेक्ट वेरिएशन में। कब उसको हम लोग कहेंगे कि वो दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है? जब दोनों का जो इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का जो वेरिएशन, जो वैल्यू है, कांस्टेंट जो है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, वो क्या होना चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए। सपोज कीजिए कि हमने टॉय लिया, ठीक है बच्चों, और कॉस्ट ले लिया। दो टॉय का कॉस्ट है 10 रुपीज, तीन का है हमारा 15 रुपीज, 5 का हमारा हो गया 17 रुपीज। हाँ तो बच्चों देख रहे थे हम लोग, ये क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने, देखना था कि कैसे हमारा ये रिमेन जो कांस्टेंट रहता है, मतलब ए बाई बी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे। तो हम लोग ये देख रहे हैं, टॉय था बच्चों, नीचे क्या था हमारा? कॉस्ट था। टॉय का देखो ऊपर में क्या है, हम लोग 2 10 ये, तो हम लोग ने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए A1, नीचे में B1, फिर A2, फिर B2, A3, B3, A4, B4 लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है क्या, लोएस्ट फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म को चेक करते हैं। तो A1 अपॉन B1 क्या हो गया बच्चों? 2 अपॉन 10, 1 अपॉन 5 हो गया ना। A2 अपॉन B2 क्या हो गया बच्चों हमारा? 3 अपॉन 15, 1 अपॉन 5 हो गया बच्चों हमारा। A3 अपॉन B3 क्या हो गया? 5 अपॉन 25, 1 अपॉन 5। A4 अपॉन B4 हमारा क्या हो गया बच्चों? 6 अपॉन में 30, 1 अपॉन 5। तो अब हम लोग को यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चों कि A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन में B2 बच्चों, A3 अपॉन में B3 इक्वल टू A4 अपॉन में B4। क्या है हमारा? एक फिक्स्ड वैल्यू है 1 अपॉन 5, इसी को हम लोग के कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों? 1 अपॉन 5 क्या हमारा? पॉजिटिव वैल्यू है, तो कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट है ना हमारा। तो ये क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा कि हमारा जो ये जो टर्म है A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3, A4 अपॉन B4, A5 अपॉन B5, ऐसे सो ऑन चला जाएगा, वो क्या होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट में रहना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा नंबर ऑफ टॉयज इंक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ जो उसकी कॉस्टिंग है वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो ये कैसा है? एक कांस्टेंट वैल्यू में इंक्रीज कर रही है ना बच्चों। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये केस क्या हो गया? एक वेरिएशन का हो गया। क्यों है ये वेरिएशन का केस, और कैसा वेरिएशन है? डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। क्यों है ऐसा? तो यहाँ पे जो वेरी कर रहा है वेरिएशन, हमारा जो वैल्यू वेरी कर रहा है वो एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू जो हमेशा रिमेन कांस्टेंट वैल्यू में, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू में रह रहा है। कैसा हमेशा कांस्टेंट वैल्यू कैसा है बच्चों? यहाँ पे 1/5 है, ठीक है, एक 1/5 कांस्टेंट वैल्यू में हमेशा रह रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या हो गया? डायरेक्ट वेरिएशन का हो गया बच्चों। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर। हाँ एक चीज और बच्चों, समटाइम्स क्या हो सकता है कि वैल्यू इंक्रीज करेगा पर वो क्या वेरिएशन में है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम लोग। सपोज कीजिए कि A1, A2, A3, A4, फाइव 10 15 20 20 25 28 32। ठीक है बच्चों, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 5/20, A1 अपॉन में इनको B1, B2, B3, B4 लिख लेते हैं। A1 अपॉन में हम लोग B1 हमारा क्या हो रहा है? 5/20, 1/4। A2 अपॉन में B2 क्या हो रहा है बच्चों? 10 अपॉन में 25, 5 2 जा 5 5 जा 2/5। A3 अपॉन में B3 बच्चों
15/28 ही रह जाएगा। A4 में B4 बच्चों 20/32, 4 5 जा 4 8 जा 5/8। क्या A1/B1, A2/B2, A3/B3, A4/B4 क्या कोई भी इक्वल है? नहीं है। बट यहां देखिए सबकी वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज कर रही है। यहाँ A1 अगर 5 है हमारा तो B1 20 हो रहा है ना, A2 10 हो रहा है तो देखिए B2 का भी वैल्यू चेंज कर रहा है। A3 अगर 15 हो रहा है तो हमारा B3 भी 28 हो रहा है। A4 20 हो रहा है तो B4 भी 32 हो रहा है। वैल्यू इंक्रीज कर रहा है कॉन्स्टेंटली। कब? जब हमारा A का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो B का भी वैल्यू देखिए इंक्रीज कर रहा है ना। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि सिर्फ वैल्यू इंक्रीज करने से ही वो वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं आ जाएगा। वैल्यू इंक्रीज करना चाहिए, पर कैसे करना चाहिए? एक कांस्टेंट में, मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट के फॉर्म में। जब भी हमारा ए अपॉन बी हम लोग लिखे ना तो वो क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट के फॉर्म में वेरी करना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट जो आएंगे इसके ऊपर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने पे हम लोग को ज्यादा जल्दी समझ में आता है। अब देखिए जो क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है बच्चों, क्या रहेगा क्वेश्चन? हम लोग फाइंड P एंड Q, फाइंड P एंड Q in the following tables। ठीक है? if A and B vary directly। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? P एंड Q हमें फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है टेबल में से। कब? जब हमारा A और B जो है बच्चों, A और B का वैल्यू क्या है? वो वेरी कर रहा है। कैसा? डायरेक्टली कर रहा है। A हमारा क्या है? लिख लेते हैं बच्चों, A/P 5 8, P 32, 10, Q। ठीक है बच्चों? बोला जा रहा है ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में जो वैल्यू है हमारा वो कैसे वेरी कर रहा है? A और B का वैल्यू वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है। ठीक है? तो अब बोल दिया गया तो इसका मतलब डायरेक्टली वेरी कर रहा है का मतलब क्या हो गया? ये इस तरह का कुछ होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों, फॉर P 5/8, P/32। हम लोग इसी को लिख सकते हैं बच्चों 5 इंटू में 32, P इंटू 8। इसलिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 5 इंटू 32 अपॉन में 8, 8 4 जा 5 4 जा 20। P का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारा? 20 हो गया। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चों, P अपॉन में 32 इक्वल टू 10 अपॉन में Q। P हम लोगों ने देखा क्या बच्चों? 20 है। 20 अपॉन में 32, 10 अपॉन में Q। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, 20 इंटू क्यू 10 इंटू 32। इसलिए Q क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? 10 इंटू 32 अपॉन में 20। 10 2 जा 20, 2 16 जा, तो Q हमारा क्या आ गया बच्चों? 16। ठीक है बच्चों? इस तरह हमारा P और Q का वैल्यू फाइंड हो गया ना। ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे आपको टेक्स्ट बुक में, ऐसे क्वेश्चंस हैं।
अब इसी तरह में एक और क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, फाइंड पी एंड क्यू। एक और बॉक्स हम लोग बनाते हैं, बी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, पहले ही हम लोग लिख देते हैं क्यू अपॉन में 3, 8 अपॉन में 12, देन 10 अपॉन में 15 एंड 32 अपॉन में पी। तो हमें क्या करना है, फाइंड पी एंड क्यू इफ ए एंड बी वेरी डायरेक्टली। क्या बोला जा रहा है बच्चों कि ए और बी हमारा कैसा वेरी कर रहा है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है। तो ठीक है बच्चों, तो डायरेक्टली वेरी करने का मतलब क्या हो गया, ए अपॉन बी इजकल टू क्यू अपॉन में 3, 8 अपॉन में 12, 10 अपॉन में 15 इक्वल टू 32 अपॉन में पी। ये क्या होगा, ये है कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्यू अपॉन 3 इक्वल टू 8 अपॉन 12, क्यू इंटू 12, 8 इंटू 3। देखिए क्या हो जाता है ना बच्चों, यहाँ पे ये जब भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखा है पहले भी, क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू बच्चों हमारा 8 इंटू 3 अपॉन में 12, 4 2 जा 4 3 जा 3, तो क्यू हमारा क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। ना, अब हम लोग ये किसके लिए था, फॉर क्यू के लिए था। अब फॉर पी के लिए बच्चों हम लोग 10 अपॉन में 15, 32 अपॉन में पी, 10 इंटू पी, 15 इंटू 32। पी इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 15 इंटू 32 अपॉन में 10, 5 3 जा 5 2 जा 2 16 जा, तो P हमारा क्या हो गया बच्चों, 48। तो बच्चों जब हमें क्वेश्चन में अगर दे दिया गया ना कि अगर हमारा गिवन जो टर्म्स है ए और बी ये वेरी कर रहा है डायरेक्टली, तो हम लोग को कोई जरूरत नहीं है उसे चेक करने का कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे दे दिया और पूछ दिया, बोला कि फाइंड पी एंड क्यू, तो पहले हम लोग को क्या करना होगा बच्चों, चेक करना होगा कि गिवन जो हमारा है वो टर्म आपका डायरेक्ट वेरिएशन में है या नहीं है। ठीक है, जनरली जब भी अननोन देके हम लोग को बोलेगा ना तो वो डायरेक्ट वेरिएशन में ही रहेगा। ठीक है बच्चों, मोस्ट ऑफ द केसेस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है हमारे आर एस अग्रवाल का। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ये है आपका आर एस अग्रवाल का। ठीक है बच्चों, एक्स अपॉन वाई थ्री अपॉन में 36, x1 अपॉन में 60, x2 अपॉन में 96, 10 अपॉन में y1। क्या बोला जा रहा है बच्चों यहाँ पे, फाइंड x1, x2 एंड y1 when x and y when x and y are in डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, बोल दिया जा रहा है बच्चों कि यहाँ पे क्या x और y क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है बच्चों, या सिंपल कह दिया जाएगा कि आर इन वेरिएशन। ठीक है, सिंपल जनरल केस में बोल दिया जाएगा बच्चों की आर इन वेरिएशन। तो हमें यहाँ पे x1 y x2 y1 हमने सॉल्व करना है। तो जैसे हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन करते हैं बच्चों हम लोग। क्या दिया हुआ बच्चों, 3 अपॉन, ये दिया हुआ है कि x अपॉन वाई 3 अपॉन 36, x1 अपॉन में 60, x2 अपॉन में
96 10 अपॉन में y1। ये क्या है बच्चों, हमारा वेरिएशन में है, तो इस तरह से हो गया टर्म हमारा बच्चों। तो 3 अपॉन में 36 x1 अपॉन में 60। x1 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 60 अपॉन में 36। ठीक है बच्चों, 3 12 जा 12 5 जा, तो x1 क्या आ गया बच्चों हमारा। फिर हम लोग ले लेते हैं बच्चों x1 अपॉन 60, x2 अपॉन 96। अब हमें x1 तो पता है बच्चों क्या है, 5 है। x2 क्या हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू 96 अपॉन में 60। 5 12 जा 12 8 जा, तो x2 क्या हो गया बच्चों हमारा 8 हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों, y1 निकालना है हमें, तो x2 अपॉन में 96 10 अपॉन में y1। ठीक है बच्चों, x2 हमें पता है क्या है, 8 है, तो y1 क्या हो जाएगा बच्चों, 10 इंटू 96 अपॉन में 8 12 120। तो x1 y1 x2 तीनों का वैल्यू हमें क्या बच्चों मिल गया। तो ये था हमारा वैल्यू फाइंड करने वाला बच्चों इन डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट वेरिएशन के वर्ड प्रॉब्लम को बच्चों। ठीक है, अगर आपको मेरे लेक्चर में कहीं भी दिक्कत आई हो समझने में, प्लीज कमेंट में हमें बताइए। ठीक है, और कोई भी इम्प्रूवमेंट लगे या कुछ भी इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड कोई भी सजेशन आपको लगे तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स। जय हिंद बच्चों।